नमस्कार इंडिया दोस्तों, रिजल्ट्स का सेशन चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स कंपनी की डिक्लेयर हो रही है। कई मेंबरों का हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि सर रिजल्ट को कैसे रीड किया जाता है, हाउ डू वी रीड द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड। तो आज सोचा कि वीकेंड में इसी के ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। दोस्तों, रिजल्ट्स जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स होती है, ईयरली रिजल्ट्स होती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली रिजल्ट्स क्या होती है? जब एक कंपनी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है तो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं जो साल में 4 बार आते हैं, अप्रैल मई जून। पर क्वार्टर की जो होता है 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। सो अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। तो एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं और इन 4 क्वार्टरों के 4 क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। मार्च एंडिंग के बाद एक ईयरली रिजल्ट आता है कंपनी का। ये रिजल्ट कंपनी के बाद आते हैं तब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमको स्टडी करने जैसे होते हैं। वो क्या फैक्टर्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एक होता है टॉप लाइन ग्रोथ। कुछ फैक्टर्स, पूरा रिजल्ट एनालिसिस तो नहीं, लेकिन कुछ एक फैक्टर्स मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपको एक व्यू पॉइंट आएगी कि इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं, बेहतर है, ख़राब है। इस कंपनी के रिजल्ट्स आने के बाद इनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर पर्सनल लेवल पे आप मुझे पूछो तो मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देखता हूं, लेकिन अगर मुझे किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं ईयरली रिजल्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता हूं। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं करता हूं क्योंकि जो कंपनियां सीजनेबल बिजनेसेस में होती है, सीजनेबल जो बिजनेस सीजन के मुताबिक होते हैं, उनमें क्वार्टर टू क्वार्टर फ़र्क आता ही है। सीज़न के मुताबिक जो अपना बिजनेस करती है उनमें कुछ एक क्वार्टर्स में उनको अच्छा मुनाफा दिखता है, कुछ एक क्वार्टर में कम मुनाफा दिखता है, क्योंकि सीज़न उनके फेवर में नहीं होता है तो उनके प्रोडक्ट्स जो है वो कम सेल्स होते हैं। तो आई बेसिकली लुक फॉर ईयरली रिजल्ट्स। अब ईयरली रिजल्ट्स में मैं क्या देखता हूँ दोस्तों? टॉप लाइन ग्रोथ। इस वीडियो को मैं टेक्निकल ना बनाते हुए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टॉप लाइन ग्रोथ वो होता है दोस्तों which is combined of sales, revenue and growth. Top line growth means combination of sales, revenue और growth. जितना ज़्यादा sales उतना ज़्यादा revenue, उतना ही ज़्यादा growth. अब इसमें जो revenue होता है वो revenue अगेन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है उसका प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट कैसा है, उसके ग्रोथ में, उसके सेल्स में वॉल्यूम आया है कि नहीं, उसके ऊपर भी हम रेवेन्यू ऑफ द कंपनी को जज करते हैं जो रिजल्ट्स में बताया जाता है। सो बेसिकली मोर सेल्स, मोर रेवेन्यू, मोर ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स इन द रिजल्ट इज पॉजिटिव फॉर अ कंपनी। किसी स्टॉक का बढ़ना, किसी स्टॉक का घटना, वो उसकी लाइन ऑफ ग्रोथ पे, जो कंपनी अपने रिजल्ट्स में डिक्लेयर करती है, वो उसकी लाइन ऑफ ग्रोथ पे डिपेंड करता है। हमको उस कंपनी का सेल्स चेक करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि कंपनी का सेल्स बढ़ा है, सेल्स के साथ साथ उसका रेवेन्यू भी बढ़ा है, उसका प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ा है और फ्यूचर में उसको ग्रोथ भी मिल रही है कंपनी को, तो दीज ऑल आर पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर अ कंपनी, फॉर अ स्टॉक। बॉटम लाइन ग्रोथ क्या होती है? अब बॉटम लाइन ग्रोथ दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपने ये बहुत बार सुना होगा, पैट। कंपनी अपने रिजल्ट में डिक्लेयर करते हैं पैट। पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि सब कुछ काट छाट के बाद में क्या फाइनल प्रॉफिट मिलता है। तो आप लोगों ने रिजल्ट्स में ये बहुत बार देखा होगा कि QOQ जो था उसके कंपैरिजन में ये QOQ यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ हुआ है। YOY से ये YOY बड़ा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर समझो 2022-23 में इतना था उनका पैट और 23-24 में अगर वो बड़ा है तो वो बड़ा है तो प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का, विच इज़ गुड, अगेन अ पॉजिटिव साइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन, कंपनी के गाइडेंस में ये दिया हुआ रहता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, उसका मार्जिन कितना है। मार्जिन अगर रिजल्ट्स में हम डिटेल में ये रीड करोगे और अगर हम ये पढ़ते हैं कि मार्जिन्स स्क्वीज हो रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। दैट इज़ अगेन अ नेगेटिव फैक्टर। मार्जिन्स उसके बढ़ने चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। कंपनी का गाइडेंस, रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के बाद कंपनी अपना एक डिटेल गाइडेंस देती है। उस गाइडेंस में वो अपने आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में अपना एक ग्रोथ प्रेडिक्शन करती है। उस ग्रोथ के ऊपर भी हमको पता चलता है कि कंपनी
एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर और अपने सेल्स को लेकर क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रही है। ये चीज़ आप लोगों ने ज़्यादातर आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में देखा होगा दोस्तों, कि टीसीएस का आप रिजल्ट पढ़ो तो टीसीएस अपने रिजल्ट में कहीं ना कहीं ये बताती है कि सेल्स तो अच्छा है, पैट भी अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन आने वाले सालों में जो गाइडेंस कंपनी दे रही है वो थोड़ा डामाडोल है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंपनी गाइडेंस क्या बताती है। मोटा मोटी एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया कि अगर आप किसी कंपनी का सेल्स, किसी कंपनी का रेवेन्यू, उसका ग्रोथ, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मार्जिन, ये सब चीज़ें अगर आप स्टडी करोगे तो आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि कंपनी किस दिशा में जा रही है और उसकी दशा आगे चल के क्या होगी, और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट्स जनरेट हो सकते हैं। ये सब आप एक रफ आइडिया मैंने आपको बता दिया है कि जब कंपनी की रिजल्ट आती है तो आपको क्या पैरामीटर्स को जज करना चाहिए। अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं मेंबर्स के कि रिजल्ट बहुत बढ़िया था सर, रिजल्ट सर बहुत बढ़िया था, आपने भी बोला था रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, और आपने जो पैरामीटर्स हमको स्टडी करने बोले थे वो पैरामीटर्स भी हमने स्टडी किए, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद भी स्टॉक गिरा क्यों है, स्टॉक क्यों गिरता है, सर क्यों गिरता है, वाई सेलिंग प्रेशर इन स्टॉक इवन ऑफ द गुड रिजल्ट्स। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो ऐसा लिख के आता है कि मार्केट एस्टीमेट और एक्सपेक्टेशंस ये था, आया इतना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आता है तो ट्रेडरों में, इन्वेस्टरों में एक निराशा छा जाती है, जिसकी वजह से स्टॉक में सेलिंग आता है रिजल्ट अच्छा होने के बाद, लेकिन एक्सपेक्टेशन के अनुसार न होने की वजह से उसमें सेलिंग प्रेशर आता है तो स्टॉक नीचे गिरता है। कंपनी प्रॉफिट तो बता रही है लेकिन आने वाले सालों में उसका गाइडेंस जो है वो थोड़ा कंपनी उसमें डामाडोल लग रहा है, ये भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद स्टॉक नीचे जा रहा है, प्राइसेस स्टॉक की नीचे आ रही है। कैश फ्लो भी हमको देखना पड़ता है कि रिजल्ट अच्छा आया है लेकिन कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, उसका डेप्ट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर रिजल्ट अच्छा है लेकिन अगर डेप्ट बढ़ गया है कंपनी के ऊपर तो भी स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी स्टॉक में सेलिंग आती है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, कंपनी की रिजल्ट अच्छी आने वाली है, ये कहीं ना कहीं रिजल्ट आने के पहले मार्केट में इनसाइडर सोर्स से डिक्लेयर हो जाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में इस कंपनी की रिजल्ट अच्छी आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। टीसीएस की रिजल्ट आने वाली, अप्रैल के 10-12 तारीख को टीसीएस की रिजल्ट आने वाली थी। तो क्या होता है कि रिजल्ट आने के एक हफ्ता पहले इसका पूरा प्रोसेस तो कंपनी को तो सब तैयारी हो जाती है, बैलेंस शीट वगैरह, क्या प्रॉफिट क्या रेवेन्यू सब हो जाता है तैयार। अब ये जब तैयार होता है तो कहीं ना कहीं कंपनी के इंटरनल सोर्सेज से या कहीं ना कहीं इनसाइडर से रिजल्ट्स अच्छी आने वाली है, इसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो आप लोगों ने एक पैटर्न देखा होगा, कई बार ये होता है कि रिजल्ट आने के पहले एक हफ्ता पहले से स्टॉक में बाइंग चालू हो जाती है, बाइंग आना चालू हो जाती है। 3800 का स्टॉक 4200 तक पहुंच जाता है, बराबर। 3800 का स्टॉक 4200 तक पहुंच जाता है और फिर रिजल्ट आती है। तो जब रिजल्ट आती है 4200 पे आती है, और जब 4200 पे रिजल्ट आती है तो आप लोग, यस आप ही लोग जो रिटेल ट्रेडर है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो मेरा वीडियो देखने पर सब पैरामीटर्स देखते हैं रिजल्ट के। हाँ सर ने ये बोला था, किंग सर ने ये बोला था, हाँ ये भी बराबर है। तो 4200 पे जब वो रिजल्ट एनालाइज करते हैं और वो अपना मन बनाते हैं कि हमको अब इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जैसा है, रिजल्ट तो बढ़िया आया है, तो होता क्या है, जब आप लोग रिटेल ट्रेडर्स उसमें एंट्री लेते हो तो वो 4200 से ये एक्सपेक्टेशन आप लोग रखते हो कि वो 4200 से 4400 4600 जाएगा। क्यों जाएगा? रिजल्ट अच्छा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आप 4200 पे लेते हो, रिजल्ट अच्छा है, होता क्या है, स्टॉक नीचे। क्यों नीचे? अब आपको पता है क्यों नीचे, क्योंकि रिजल्ट आने के एक हफ्ते पहले से न्यूज़ इनसाइडर लीक हो जाती है। तो जो असली माल और असली पैसा कमाने वाले लोग हैं वो 3800 पे एंट्री लेके 4200 तक स्टॉक को लेके गए हैं, और जब आप एंट्री लेते हो तब आप लोगों को एक्चुअली वो प्रॉफिट कमाने के एग्जिट होते हैं और आप उसमें एंट्री ले रहे हो। तो ये भी एक रीज़न है जो कि मेरे हिसाब से अपने इंडियन मार्केट में ये एक मेजर रीज़न है। करप्टेड है ना इंडियन मार्केट, इंडिया इज़ फुल ऑफ करप्शन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा आने पर भी स्टॉक में करेक्शन आता है। तो दोस्तों, मैंने रोशनी डालने की कोशिश की कि एक कंपनी का रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में आपको क्या पैरामीटर्स रीड करने आने चाहिए ताकि आप अपना एक इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट बनाओ कि आपको कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। और कुछ एक रीजंस भी मैंने आपके साथ शेयर किए कि जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, नीचे आ जाता है।
यहां तक तो सब ठीक था। अब इस वीडियो का टर्निंग पॉइंट यहां से चालू होता है। एक छोटी सी कॉमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो का 360 डिग्री टर्निंग पॉइंट लेने वाले हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, 3 लाख का बलगारी का चश्मा लगाते हैं, करोड़ों की घड़ी पहनते हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। स्कूबा डाइविंग करते हैं, फाइटर प्लेन की सैर करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं, जंगल सफारी का आनंद भी लेते हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का शौक पूरा करते हैं, लेकिन भैया मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। 60,000 रुपए किलो मशरूम खाते हैं, डिस्कवरी के लिए शूटिंग करते हैं, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, फिल्म स्टार्स के साथ गॉसिप करते हैं, बिल गेट्स को ज्ञान दे देते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अखबार के हर पन्ने पर छाए रहते हैं, टीवी पर दिन भर अपना गुणगान करते हैं, रेडियो पर मन की बात सुनाते हैं, सड़क पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं, मेट्रो में भी नजर आ जाते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मगर मोदी जी इसे मौज करना ही कहते हैं। अपने 10 सालों में आपने यही तो किया। वाह मोदी जी वाह वाह। वीडियो का असली मजा अब चालू होने वाला है। तो किंग सर ने आपको सब कुछ बताया, समझाया, सिखाया कि कैसे किसी कंपनी का रिजल्ट पढ़ने पर आपको पता चलता है कि उसका प्रॉफिट, रेवेन्यू, ये वो वगैरह क्या है। अब कुछ एक चीज़ें मैं आपके सामने इस तरीके से रखने वाला हूँ कि ये पूरा जो सिखाया है ना, वो सिखाया तो सही है, लेकिन वो कैसे 360 डिग्री का चेंज लेने वाला है वो अब आप वीडियो में देखिए और समझिए। जादूगर का जादू देखिए दोस्तों, आगे जादूगर का जादू देखिए और जादूगर का जादू समझिए। अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे प्रॉफिट दिखाती है, जितने भी सीए हैं, सीएस है, अकाउंट्स वाले हैं, आईसीडब्ल्यूए वाले हैं, सीएफए है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे, जो क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछने जाने वाला हूँ। और वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि रिजल्ट्स जब कंपनी के आते हैं और कंपनी दिखाती है अपने बैलेंस शीट में मुनाफा, प्रॉफिट, तो ही कंपनी प्रॉफिटेबल बोली जाएगी, राइट? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। कंपनी दिखाती है, जैसे मैं आपको बताऊं कि पेटीएम दिखाता है मैं लॉस में हूँ, दिखाता है मैं लॉस में हूँ, जोमेटो दिखाता है मैं लॉस में हूँ, वोडाफोन का ही एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। वोडाफोन दिखाता है मैं लॉस में हूँ, मुझे अपने टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे, इंटरनेट सर्विस चार्जेस बढ़ानी पड़ेगी, तभी मैं कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर पाऊंगा। तो इस देश में क्या गफला हो रहा है, इसका जवाब देना। वीडियो 360 डिग्री घूम रहा है। एक कंपनी दिखाती है कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में लॉस हो रहा है, बराबर, बुक्स ऑफ अकाउंट में लॉस हो रहा है। तो जब वो कंपनी दिखाती है कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में लॉस हो रहा है, तो अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो कंपनी इलेक्ट्रोलाइट बॉन्ड में 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का चंदा बीजेपी को कहाँ से दे रही है, या कांग्रेस को कहाँ से दे रही है, या टीएमसी को कहाँ से दे रही है, या बीआरएस को कहाँ से दे रही है? ये जो आप लोग पीछे पड़े रहते हो ना कि सर कंपनी का रिज़ल्ट हम कैसे पढ़े, हमको सिखा दो, तो रिज़ल्ट पढ़ना हम जान जाएं, उसके बाद हमको पता चले कि हम साला इन्वेस्टमेंट कैसे स्टॉक पे करें, तो आप हमको सिखाओ ना सर। अरे तो ये वीडियो आपके लिए बनाया है, तो मेरे को ये बताओ कि ये सीख के क्या करोगे? ये जो सीखना चाहते हो ये सीख के करोगे क्या? क्योंकि आप जिस देश में रहते हो उस देश में इस तरीके की गफलत चल रही है कि रिज़ल्ट में दिखाते हैं साला लॉस, रिज़ल्ट में दिखाते हैं लॉस, LOSS लॉस, और जो कंपनी लॉस कर रही है वो कंपनी चंदा कहाँ से दे रही है? इतने सालों से आप देख रहे हो और सुन रहे हो कि वोडाफोन कंपनी लॉस में है, तो वोडाफोन कंपनी अगर लॉस में है तो वो 100 करोड़ का चंदा बीजेपी को कहाँ से दे रही है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दो, क्योंकि आप ही वो लोग हो
जो रिजल्ट देखना चाहते हो, कंपनी की रिजल्ट समझना चाहते हो और समझ के उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो ये जो चल रहा है आपके और मेरे देश में, इसमें अब आप मुझे बताओ कि जो रिजल्ट डिक्लेयर की जाती है उसकी वैल्यू क्या बची। सही तो तब होता कि एक कंपनी है, वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो अपना ग्रोथ जनरेट कर रही है, वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है और अपने प्रॉफिट जनरेट करने के बाद उसमें से पैसा किसी कांग्रेस को, बीजेपी को, किसी को डोनेट कर रही है। ये बात सही है, लेकिन साला ये बात कहाँ गड़बड़ है, घोटाला है। कंपनी लॉस बता रही है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट बॉन्ड ले रही है। ये तो चंदे का धंधा हुआ रे। और मजे की बात सुनो, 2017-18 में, उसके पहले क्या था पहले वो बता देता हूं। पहले ये होता था दोस्तों, एक रूल था, रूल इलेक्ट्रोलाइट बॉन्ड का एक रूल था। वो रूल ऐसा था, दो मेजर रूल थे, वो आपको मैं समझा दूं। पहला रूल ये था कि कंपनी बॉन्ड तभी ले सकती है, पर कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बॉन्ड तभी ले सकती है, डोनेशन तभी ही दे सकती है जब 3 साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही हो, तभी ही वो डोनेशन कर सकती है। कितने साल? 3 साल का कंटिन्यूस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे दिखा रही है, तभी ही वो अपना डोनेशन दे सकती है। और उस डोनेशन में भी एक लिमिट तय की हुई थी। वो लिमिट थी 7.5% ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर मेरी एक भी बात गलत है तो CA, CS, ICW है, अकाउंट्स वाले, SCF है, जो भी है, पढ़े लिखे कमेंट बॉक्स में लिखो कि किंग सर आप गलत बोल रहे हो। गूगल पे जाके देखो, पता चल जाएगा। तो कंपनी 3 साल से प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसका प्रॉफिट का 7.5% ही वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है, बॉन्ड ले सकती है। चौकीदार, वफादार आप सभी का नरेंद्र मोदी, बीजेपी गवर्नमेंट 2017-18 में ये रूल चेंज कर दिया। क्या किया? चेंज कर दिया। ये रूल चेंज कर दिया, इस तरीके से चेंज किया कि चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे ना कमाए, भाइयों बहनों, चाहे प्रॉफिट कमाओ चाहे प्रॉफिट ना कमाओ, आपको जब जितने का इलेक्ट्रोलाइट बॉन्ड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है आप दे सकते हो, खुल्लम खुल्ला, जितना भी धंधा देना है। तो इससे होता क्या था दोस्तों कि कंपनी जनरेट कर रही है लॉस और यहाँ वो इलेक्ट्रोलाइट बॉन्ड चंदा ले रही है, और अब तो सबको मालूम पड़ गया है कि वो चंदा दे रही है, तो उस चंदे के पीछे क्या धंधा हो रहा है ये तो आप सबको पता चल गया है। तो बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट पे लॉस जनरेट करने के बावजूद चंदा दिया जा रहा था पॉलिटिकल पार्टी को, और चंदा दे के धंधे का बिजनेस हो रहा था। तो इसमें गफला कहाँ है, देश के साथ गद्दारी कहाँ है, वो समझो। अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो प्रॉफिट जनरेट करेगी तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर उसको टैक्स भरना पड़ेगा तो वो टैक्स किसकी तिजोरी में जाएगा? सरकार, भारतीय सरकार, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तिजोरी में नहीं, इस देश की तिजोरी में उस कंपनी के जनरेट किए हुए प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। वो टैक्स सरकार की तिजोरी में जमा होता है और उस सरकारी तिजोरी से ही बाकी देश का पूरा खर्चा चलता है। लेकिन ये जो रूल ला दिया, उस रूल की वजह से अब कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पे दिखाती है लॉस, उसके बावजूद वो चंदा देती है और चंदा दे के अपनी सहूलत के अनुसार कुछ न कुछ धंधा सेट कर लेती है भाई। यानी कि आपकी चुनी हुई सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे, और कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट करे तो वो सरकारी तिजोरी में जो टैक्स जा रहा है उससे आपकी चुनी हुई सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बाढ़ में गया देश, बाढ़ में गया प्रॉफिट, बाढ़ में गया उससे आने वाला टैक्स। तिजोरी अगर खाली हो रही है, सरकारी तिजोरी, तो खाली होने दो, लेकिन हमारी पार्टी की तिजोरी तो बढ़नी ही चाहिए। इसीलिए पिछले 10 सालों में बीजेपी वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी हो गई है फंड के मामले में। वर्ल्ड की नंबर 1 बोल रहा हूँ, इंडिया की नहीं। इंडिया की तो है बे, अबे इंडिया की तो है ही ना, सबकी तिजोरियाँ लॉक कर रखी है, तो इंडिया की तो ऑटोमेटिक हो गई। वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी हो गई है जिसके पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फंड है। कैसे आया? ऐसे आया।
अब आप बताओ ये सही है? प्रॉफिट जनरेट कंपनी करती नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रोलाइट बॉन्ड लिए जा रही है और चंदे का धंधा हो रहा है। क्या ये बात सही है? जिस देश में ये चीज़ हो रही है उस देश में अगर कोई कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है तो अब आप खुद ही सोचो कि उस पर आप कितना भरोसा कर सकते हो। वो जो रिजल्ट आपको मैनिपुलेटेड ब्लफ्ड रिजल्ट दिखा, सभी कंपनियां ऐसा नहीं करती है पर ज़्यादातर कंपनियों की रिजल्ट ब्लफ्ड ही होती है। तो ऐसी कंपनी की ब्लफ्ड रिजल्ट्स पे आप कितना भरोसा रख के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक पे करना है कि नहीं, ये कैसे तय करोगे आप ज़रा सोचो। दूसरा एक मेजर रूल जो आपकी बीजेपी सरकार ने चेंज किया वो ये था दोस्तों कि पहले अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी तरीके का होता था या कोई चंदा देता था या मार्केट में कहीं होता था किसी तरीके का फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो उसकी पूरी डिटेल देखी जाती थी, पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, क्या है। अब ये रूल भी चेंज कर दिया है उन लोगों ने। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आता है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, राजीव जी करके एक है, वो इंडिया में है और मैं किंग सर फॉरेन में हूँ। मैंने राजीव जी को पैसा दिया, राजीव जी ने बॉन्ड लिया या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, तो राजीव जी सिर्फ यही दिखाएंगे कि FII का पैसा आया है। FII कौन हूँ? मैं, जो फॉरेन में बैठा हूँ, शेल कंपनी मॉरिशस में बैठा हूँ, बराबर है। तो पहले ये होता था कि राजीव जी को पूछा जाता था कि आपको पैसा कहाँ से आया, तो वो बोलते थे कि किंग सर ने दिया। फिर किंग सर के पास पूछा जाता था कि आपको ये क्लैरिफिकेशन देनी है कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, तो किंग सर को जवाब देना पड़ता था। अब मोदी सरकार ने ये रूल भी चेंज कर दिया कि राजीव जी से सिर्फ यही पूछा जाएगा कि आपको पैसा किसने दिया, तो वो बोलेंगे किंग सर ने दिया। किंग सर से अब कोई पूछने वाला ही नहीं रहा है कि किंग सर आपके पास पैसा कहाँ से आया। रूल चेंज। तो मुद्दा ये है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझाना और इस वीडियो को 360 डिग्री घुमाना ज़रूरी इसलिए था कि आपको ये समझाना चाहता था कि जिस देश में रिजल्ट्स चीज़ों को लेकर इतनी गफलत, घोटाले, गैम्बलिंग होती है, उसमें आप कितने प्रतिशत इतना विश्वास रख सकते हो कि जो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स या ईयरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है वो कितनी सही है या कितनी गलत है, कितनी एक्यूरेट है, कि उसके ऊपर आप एक इनिशिएटिव ले सको कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जैसा है कि नहीं है। घुमाना 360 डिग्री। अब देखोगे रिजल्ट, देखना तो चाहिए क्योंकि देखते तो सब है, लेकिन करना क्या है वो अपना दिमाग लगाओ। सीता के पति का नाम ले लेकर नीता के पति को मदद करने वाली ये सरकार है दोस्तों। सीता के पति का नाम ले लेकर नीता के पति को मदद करने वाली ये सरकार है। एक दिन अगर बेवकूफ़ बनना चाहते हो तो अप्रैल फूल है, और 5 साल तक बेवकूफ़ बनना चाहते हो तो कमल का फूल है। 5 साल तक बेवकूफ़ बनना चाहते हो तो कमल का फूल है। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे, राधे राधे। एक राजा था, मायावी और एक नंबर का नौटंकीबाज। बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाए और उस बतंगड़ को इस्तेमाल करके कैसे भोली जनता को गुमराह किया जाए उसे भली भांति आता था। जनता के टैक्स का पैसा चुरा चुरा कर अपने दोस्तों के महल बनवाता गया। एक दिन राजा पकड़ा गया। जनता ने कहा कि तुम कैसे चौकीदार हो जो खुद ही चोरी कर रहे हो। राजा ने अपने चेले चपाटों को आदेश दिया और सबको चौकीदार बना दिया। मुद्दा चोरी से हटकर चौकीदार पर आ गया। राजा नोटबंदी में फंसा तो बोला, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मुद्दा नोटबंदी से हटकर फकीर पर आ गया। किसानों के खिलाफ कानून लाया। चोरी की नियत भांप कर किसानों ने आंदोलन किया तो माफी मांग ली और बोला, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। जब परिवारवाद पर फंसा तो सब चेले चपाटों को राजा का परिवार लिखने का आदेश थमा दिया। मुद्दा परिवारवाद से हटकर राजा के परिवार पर आ गया। राजा अपनी जांच एजेंसियों के दम पर वसूली भी करता था। किसी ने जब इस असुरी शक्ति पर सवाल उठाया तो उसे नारी शक्ति का अपमान बता दिया। वसूली का मामला परे हो गया और शक्ति पर बात होने लगी। लेकिन अब राजा की माया ध्वस्त हो चुकी है। राजा की मंशा और उसकी नौटंकी की कला को जनता जान चुकी है और अब जनता की शक्ति के आगे धंधेबाजों की शक्ति टिकेगी नहीं।